नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में महत्वपूर्ण संगठन सार्क, जिसे हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दूसरे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आसियान का वीडियो भी हमने डाल दिया था। अगर वो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उसको भी जरूर देखें। वीडियो पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार रूप से डालते आ रहे हैं। और एक बात बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो वीडियो है 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका अंतिम वीडियो है। यानी इससे पहले हमने 48 वीडियो डाल दिए हैं, यानी कंप्लीट जो सिलेबस है इस वीडियो के साथ ही 12th का पूरा हो जाता है। आप पूरे जो 49 वीडियो हैं उनको आप देख लें, यानी 49 वीडियो के साथ ही आपका 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे जो वीडियो हैं उनको हमने इस तरह से तैयार किए हैं कि सामान्य ज्ञान की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ बराबर मिलता रहे। चलिए हम बात करते हैं सार्क की, यानी दक्षेस की। इसके पूरे नाम को समझें तो हम ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये पूरा नाम याद रखें, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, तो इसकी स्थापना होती है 1985 में। और स्थापना कहाँ होती है? ढाका में जो मीटिंग हुई थी 1985 में, वहां पर इसकी स्थापना होती है। इसका सचिवालय है वो कहाँ पर है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां पर है इसका सचिवालय। शुरुआत के जो 7 सदस्य थे, यानी 1985 में जो 7 सदस्य जुड़े थे उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। आप समझ लेना इसको कि बाकी सारे जो कंट्री हैं वो भारत से टच हैं। सिर्फ मालदीव जो है उसकी सीमा जो है वो भारत से सीधी टच नहीं है, क्योंकि मालदीव जो है ये हिंद महासागर के अंदर स्थित है और इसीलिए डायरेक्ट जो है वो सीमा टच नहीं है। बाकी सभी जो देश हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर एक चाइना को छोड़ के बाकी समस्त देश जो भारत के चारों तरफ हैं वो इसके सदस्य हैं। और भारत का एक जो पड़ोसी जो है अफगानिस्तान, वो 2007 के अंदर 8वें सदस्य के रूप में जुड़ा था। और वर्तमान की बात करें तो इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ये ध्यान रखना, वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके अंदर? 8 सदस्य हैं। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सार्क के अंदर 8 सदस्य हैं, उनके नाम लिखिए, या संख्या भी पूछ सकते हैं कितने सदस्य हैं। उसके बाद में अगर स्थापना के अंदर सबसे बड़ी भूमिका की बात आती है तो इसमें महत्वपूर्ण रोल आता है बांग्लादेश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जियाउर रहमान का। यानी जियाउर रहमान ने 1977 में ये प्रयास प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 1985 में जब स्थापना हुई उस समय तक इनकी हत्या हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने काफी प्रयास किया कि ये जो सारे जो देश हैं पड़ोसी हैं ये एक साथ मिलके इस तरह का संगठन बनाए जो आपस में कोऑपरेशन कर सकें। तो जियाउर रहमान की बहुत अग्रणी भूमिका रहती है। और पहला जो सम्मेलन होता है वो ढाका में होता है इसका 1985 दिसंबर में। और इसके बाद में अभी तक अगर सम्मेलनों की बात करें तो करीबन 18 सम्मेलन हो चुके हैं। और ये लास्ट वाला 18वां सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? काठमांडू, यानी नेपाल में हुआ था। और भारत के अंदर सम्मेलनों की बात करें तो भारत के अंदर इसके जो सम्मेलन हुए उनमें एक तो 8वां नंबर का 1995 में नई दिल्ली में हुआ, और 14वां नंबर का जो सम्मेलन है 2007 में ये भी नई दिल्ली में हुआ। ये सम्मेलन भारत में हुए हैं, बाकी सम्मेलन जो है अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। इसके बाद में इसका जो 18वां सम्मेलन तो हमने बताया था काठमांडू में हो चुका था। 19वां सम्मेलन 2016 में प्रस्तावित था, ये इस्लामाबाद में। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या हुआ था कि भारत के ऊपर जो आतंकी हमला, उड़ी के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसके अंदर करीबन 20 से अधिक भारतीय जो
जवान है वीरगति को प्राप्त हुए थे और उस प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने बहिष्कार किया था। तो ये 19वां जो सम्मेलन है वो नहीं हो सका था। उसके बाद में 20वां जो सम्मेलन है 2020 में पाकिस्तान में ही प्रस्तावित किया था। और जो वर्तमान स्थितियों में जिस तरह से कोरोना जो संक्रमण चल रहा है उन स्थितियों को देखते हुए लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। तो हम आज तक के सम्मेलनों की बात करें तो ये सम्मेलन जो है 18 ही हुए हैं और अभी प्रस्तावित है 20वां सम्मेलन है जो अभी नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं दक्षेस का जो चार्टर है यानी कानून जो उस समय तैयार हुआ था बैठ के जिसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। इस चार्टर के अंदर 10 धाराएं तय हुई थी। कितनी धाराएं तय हुई थी? 10 धाराएं। एक एक की बात करें तो हम अगर अनुच्छेद 1 यानी जो धाराएं हैं उनको हम अनुच्छेद के रूप में समझें तो पहले अनुच्छेद में इन्होंने उद्देश्यों की बात की है और उद्देश्य जो है उनको आप समझें, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो इसमें आता है दक्षिण एशिया के अंदर परस्पर सहयोग का प्रयास करेंगे यानी कल्याण और जीवन स्तर सुधारने के प्रयास होंगे। और फिर अगला आता है सामूहिक आत्मनिर्भरता का यानी इस क्षेत्र के अंदर सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रयास होगा। फिर आता है पारस्परिक समन्वय से समस्या का समाधान, पारस्परिक समन्वय से समस्या का समाधान का प्रयास होगा। और उसके बाद में तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग भी की बात है। फिर अन्य विकासशील देशों के साथ यानी ये जो देश अन्य देशों के साथ भी अच्छा कोऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर आपसी सहयोग और एकजुटता का प्रयास होगा। ये उद्देश्य जो है ये तय हुए थे, ये आप समझें, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते थे। इसके बाद में अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सार्क के सिद्धांत क्या क्या हैं उनका वर्णन किया गया, जिसमें जैसे आपके सहयोग है, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, इस तरह की जो बातें हैं वो इस अनुच्छेद 2 में डाली गई। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है हर वर्ष सम्मेलन की जो बातें हैं वो अनुच्छेद 3 में डाली गई है। और अनुच्छेद 4 में क्या है? सदस्यों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी एक परिषद होगी और वो परिषद बैठ के चर्चा करेगी। इसके लिए 2 साल में यानी पर हर 2 साल बाद में एक सम्मेलन ये करेंगे, इस तरह का इसके अंदर उल्लेख है। यानी जो विदेश मंत्रियों की परिषद जो होगी उसके बारे में इस अनुच्छेद 4 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें विदेश सचिव जो होते हैं, जो सदस्य देश 8 सदस्य हैं, उनकी एक स्थायी समिति होगी और ये स्थायी समिति जो है ये भी वर्ष में एक बैठक अनिवार्य रूप से करे, इस तरह का इसमें प्रावधान डाला गया है। अनुच्छेद 6 में जिक्र किया गया है कि तकनीकी समितियां हैं जो आपस में जो भी चाहे आपके वैज्ञानिक है या तकनीकी के जो क्षेत्र हैं या आपके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब से संबंधित कोई बातें होगी उनके तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए तकनीकी समितियां जो कि अनुच्छेद 6 में वर्णित हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 7 में कहा गया है कार्यकारी समिति के बारे में और अनुच्छेद 8 में कहा गया है दक्षेस का सचिवालय और महासचिव। सचिवालय का मैंने बता दिया था, सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में। और महासचिव का भी उल्लेख किया गया है, यानी इसका जो महासचिव होगा, मुखिया जो है इसका महासचिव कहलाता है। ये इसका कार्यकाल 2 साल होता है। और सचिवालय में जो अतिरिक्त सहयोग के लिए 12 जो क्षेत्रीय केंद्र भी हैं जो विभिन्न देशों में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा जो है अन्य संस्थाएं भी हैं, अन्य जो इनके सहयोग के द्वारा चलती हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 9 और 10 में कहा गया है कि इसकी जो दक्षेस की वित्तीय संस्थाएं हैं जो इस और अंशदान के जो प्रावधान है इनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये हो गया चार्टर के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है चार्टर के बिंदु, आप इनको याद रखें। इसके बाद में एक नया बिंदु आता है साफ्टा। ये सार्क से अटैच ही है, सार्क की एक संस्था के रूप में काम करता है। ये एक एग्रीमेंट इस तरह का है जिसके अंदर व्यापार की बातें की गई हैं। अगर इसके पूरे नाम को समझें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी ये देखो इसमें साफ लिखा है फ्री ट्रेड एरिया, ये यानी ट्रेड एरिया है और ये कैसा है? फ्री एरिया है। यानी दक्षिण एशिया के अंदर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की बात की गई है। ये कब हुई थी बात? ये 2004 के अंदर दक्षेस का 12वां शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में हुआ था, वहां पर साफ
पर हस्ताक्षर हुए थे। इससे पहले भी बातें जरूर हुई थी, लेकिन 2004 में ये हस्ताक्षरित हुआ। उसके बाद में 2006 जनवरी से ये लागू कर दिया गया था। इसके अंदर क्या बातें डाली गई थी, यानी सदस्य जो देश हैं 2009 तक अपने करों में 20% की कमी करेंगे, ये बात इसमें, लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हो पाया है। ये यानी ये जो पॉइंट है ये अभी तक, यानी 2009 तक इसमें डाला गया था कि अपने जो कर हैं उनको कम करेंगे 20%, लेकिन ये चीज अभी तक लागू नहीं हो पाई है। कई इसके इश्यू हैं जिसके कारण ये नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रत्येक जो देश है अपनी महत्वाकांक्षा के अंदर बंधा हुआ है। अगर मूल्यांकन की बात करें तो भारत पाक तनाव के कारण दक्षेस की गतिविधियां हैं तो काफी स्लो चल रही हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर दक्षेस की जो ग्रोथ है उसको कंप्लीट ही जो है डैमेज कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा था, म्यांमार के अंदर जो रखाइन जो एरिया है, प्रांत है, उसके अंदर से जो रोहिंग्या मुसलमान है ये विस्थापित होकर इंडिया में भी आए, बांग्लादेश में भी आए। उसके ऊपर दक्षेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं हो पाई, क्योंकि म्यांमार जो है वो दक्षेस का भाग नहीं है, यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है। इसका मतलब यानी दक्षेस के सदस्य देशों के बीच में एक एकीकृत नीति नहीं बन पाई है। ये एक बड़ा इश्यू है जिसके कारण ये संगठन इतना सफल नहीं हो पाया जितना इसके स्थापना के समय में बातें की गई थी। इसके बाद में अगर दक्षिण एशिया के अंदर भारत की कूटनीति की बात करें तो यहाँ पर ये सफल भी है और ये असफल भी है, यानी ये कुछ पॉजिटिव भी करा है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव भी, दोनों तरह की बातें हैं। यानी दक्षेस की स्थापना और भारत उसके संस्थापक सदस्य के रूप में, क्योंकि भारत इनके अंदर टॉप इकोनॉमी का देश है और बाकी जो अन्य 7 देश हैं इनके ऊपर भारत का वर्चस्व, यानी इसकी कूटनीतिक जो जीत की बात है वो कुछ हद तक सफल भी हो पाई है। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से फ्री ट्रेड यानी साफ्टा का जिस जोर शोर से स्थापना के समय में बातें हुई थी, वैसा नहीं हो पाना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से असफलता की भी बात है। अंत में हम दक्षेस के वर्तमान महासचिव का नाम भी समझ लेते हैं। ये हैं पाकिस्तान के अमजद हुसैन। ये सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं के लिहाज से आप याद रखें, जो सामान्य ज्ञान के परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि ये प्रति 2 वर्ष बाद में बदल जाते हैं, लेकिन वर्तमान में हैं अमजद हुसैन पाकिस्तान के। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा थी दक्षेस या सार्क के बारे में। तो मुझे आशा है कि आप इससे जरूर लाभान्वित हुए हैं। सभी दोस्तों तक शेयर करें और हमारे सभी वीडियो जो हमने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के पिछले काफ़ी दिनों से आपके लिए तैयार किए हैं, सब तक शेयर करना। पूरा जो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 49 वीडियो शामिल कर रखे हैं, सभी आप देखें और कोई भी आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।